नमस्ते दोस्तों। आपने रामायण में रावण की लंका का जिक्र तो सुना ही होगा। वो सुनहरी नगरी जो इतनी शानदार थी कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये लंका असल में थी कहाँ? ज्यादातर लोग मानते हैं कि लंका यानी आज का श्रीलंका। लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद ये सच नहीं है, कि रावण की लंका के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है, आज हम इस सवाल को खंगालेंगे और देखेंगे कि क्यों लंका शायद श्रीलंका नहीं थी। तैयार हैं? दोस्तों, रामायण हमारी संस्कृति का वो अनमोल रत्न है जो हर बार पढ़ने या सुनने पर कुछ नया सिखाता है। बचपन में दादी नानी की कहानियों से लेकर स्कूल में पढ़ी रामायण तक और फिर रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक तक, ये कहानी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। उसमें एक चीज जो हमेशा ध्यान खींचती है, वो है रावण की लंका, वो नगरी जहां रावण का राज था, जहां सीता माता को रखा गया और जहां राम और रावण का वो महान युद्ध हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये लंका थी कहाँ? क्या वो वाकई आज का श्रीलंका थी, जैसा कि हम सब मान लेते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही सच है? आपने भी शायद कभी सोचा होगा कि पुरानी कहानियों में जगहों के नाम और उनके वर्णन समय के साथ बदल जाते हैं। रामायण में लंका का जो जिक्र है, वो वाल्मीकि रामायण में सबसे विस्तार से मिलता है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि लंका एक द्वीप पर थी, जो समुद्र से घिरी थी। वहां सोने जैसे महल थे, सड़कें चमकती थी, और रावण का राजमहल तो इतना भव्य था कि हनुमान जी भी उसे देखकर दंग रह गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वाल्मीकि जी ने कभी साफ साफ नहीं कहा कि ये लंका श्रीलंका है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्रीलंका को हम आज एक खूबसूरत द्वीप के रूप में जानते हैं, भारत के दक्षिण में रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर। ये वो जगह है जिसे लोग लंका मानते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो कुछ सवाल उठते हैं। श्रीलंका में पुरातत्वविदों ने कई प्राचीन स्थानों की खोज की है, जैसे अनुराधापुर, सिगेरिया या पोलो नर्रुआ। ये जगहें निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या ये रामायण में बताई गई उस सुनहरी लंका से मेल खाती हैं? सिगेरिया में एक चट्टान पर बना किला है जो देखने में अद्भुत है, लेकिन वो उस भव्य नगरी जैसा नहीं जिसका जिक्र रामायण में है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पुरानी किताब में पढ़ते हैं कि एक शहर समुद्र के बीच में था और वहां ऊंचे ऊंचे महल थे। क्या आप तुरंत मान लेंगे कि वो श्रीलंका ही है? या आप ये सोचेंगे कि भारत के आसपास और भी कई द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या फिर कोई ऐसी जगह जो अब समय के साथ बदल चुकी हो? मेरा मतलब है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा और खुला रखना चाहिए। रामायण में एक और बात जो ध्यान खींचती है, वो है लंका का भौगोलिक वर्णन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी थी। त्रिकूट का मतलब है 3 चोटियों वाला पहाड़। अब अगर हम श्रीलंका के भूगोल को देखें, तो वहां ऐसा कोई प्रमुख त्रिकूट पर्वत नहीं मिलता। हाँ, वहां एडम्स पीक जैसी जगह हैं, लेकिन वो त्रिकूट जैसे विशाल पहाड़ से मेल नहीं खाती। दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत भारत के किसी हिस्से में हो सकता है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ पहाड़ी इलाके। उदाहरण के लिए तमिलनाडु या केरल के पश्चिमी घाट में कई ऐसे पहाड़ हैं जो प्राचीन काल में किसी द्वीप जैसे इलाके का हिस्सा हो सकते थे। अब एक और कहानी से इसे समझते हैं। रामायण में हनुमान जी के समुद्र पार करने का जिक्र है। सुंदरकांड में बताया गया है कि हनुमान जी ने एक विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। अगर लंका श्रीलंका थी, तो ये समुद्र रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच का हिस्सा होना चाहिए, जो आज लगभग 50-60 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन रामायण में समुद्र का वर्णन इतना विशाल है कि उसे पार करना एक असाधारण कार्य था। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये समुद्र का आकार श्रीलंका से ज्यादा किसी और जगह की ओर इशारा करता है। आपने शायद राम सेतु के बारे में सुना होगा, जिसे रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच देखा जाता है। इसे आज एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, जो लाखों साल पहले बनी। अगर ऐसा है, तो क्या ये मुमकिन है कि रामायण में राम सेतु का जिक्र बाद में जोड़ा गया हो, या फिर ये किसी और मार्ग का प्रतीक हो? मेरा मानना है कि हमें इन सवालों को खुले दिमाग से देखना चाहिए। अब एक और दिलचस्प बात, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि लंका भारत के ही किसी हिस्से में हो सकती थी, जैसे मध्य भारत के कुछ इलाके, जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, जहां प्राचीन काल में नदियों और जंगलों से घिरी जगहें थीं। गोदावरी या नर्मदा नदी के आसपास के इलाके शायद उस समय द्वीप जैसे दिखते हों। अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को देखें, तो वहां आज भी कई ऐसी जगह हैं जो प्राचीन सभ्यताओं की याद दिलाती हैं। हो सकता है कि लंका ऐसी ही किसी जगह पर थी।
आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा कि समय के साथ जगहों के नाम और उनकी पहचान बदल जाती है। जैसे अयोध्या को हम आज भी अयोध्या कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उसका भूगोल आज से बहुत अलग हो सकता था। उसी तरह लंका का वर्णन भी उस समय के हिसाब से हो सकता है, जो आज के श्रीलंका से मेल ना खाए। अब एक और रोचक दृष्टिकोण, रामायण में रावण को राक्षस कहा गया है, लेकिन उसे एक महान विद्वान और शिव भक्त भी बताया गया है। ये दिखाता है कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी लंका भी कोई साधारण जगह नहीं थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि लंका एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय में बहुत उन्नत थी। हो सकता है कि ये सभ्यता भारत के किसी हिस्से में हो, या फिर किसी ऐसे द्वीप पर जो अब भौगोलिक बदलावों की वजह से गायब हो चुका हो। एक उदाहरण लेते हैं। आपने द्वारिका के बारे में सुना होगा, जो भगवान कृष्ण की नगरी थी। पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र में द्वारिका के अवशेष पाए हैं। ये दिखाता है कि प्राचीन काल में भारत के तटों पर कई ऐसी सभ्यताएं थीं जो अब डूब चुकी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि लंका भी ऐसी ही कोई खोई हुई सभ्यता थी? मेरा मतलब है कि हमें अपनी सोच को सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि लंका का जिक्र प्रतीकात्मक भी हो सकता है। यानी लंका सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचार या सभ्यता का प्रतीक थी। जैसे रामायण में राम अच्छाई का प्रतीक है और रावण अहंकार का, उसी तरह लंका शायद उस अहंकार की नगरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। रामायण में कई ऐसी बातें हैं जो ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी सही हो सकती हैं। अब एक और कहानी से इसे समझते हैं। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुकी हैं। जैसे हस्तिनापुर, जो महाभारत की नगरी थी। आज हस्तिनापुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन महाभारत में उसे एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। उसी तरह लंका भी समय के साथ बदल गई होगी। अब एक और सवाल, अगर लंका श्रीलंका नहीं थी, तो फिर वो थी कहाँ? कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि लंका भारत के पश्चिमी तट पर कहीं हो सकती थी, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र के पास कोई द्वीप। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि लंका मालदीव जैसे किसी द्वीप समूह पर हो सकती थी, लेकिन मालदीव में कोई त्रिकूट पर्वत नहीं है, तो ये थ्योरी भी पूरी तरह सही नहीं लगती। आपने अटलांटिस की कहानी सुनी होगी। ये एक पौराणिक द्वीप था जिसके बारे में ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने लिखा। लोग आज भी बहस करते हैं कि अटलांटिस असल में था या नहीं, लेकिन अगर हम मान लें कि अटलांटिस जैसी कोई जगह थी, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि लंका भी ऐसी ही कोई खोई हुई सभ्यता थी? अब एक और दिलचस्प बात, रामायण में विभीषण का जिक्र आता है, जो रावण का भाई था और बाद में राम का साथी बना। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, लेकिन अगर लंका श्रीलंका थी, तो क्या वहां विभीषण की कोई सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वहां की प्राचीन सभ्यताएं ज्यादातर बौद्ध काल से जुड़ी हैं। लेकिन रामायण में जो लंका का वर्णन है, वो किसी वैदिक या हिंदू सभ्यता की तरह लगता है। आपने शायद कभी सोचा होगा कि पुरानी कहानियां समय के साथ बदल जाती हैं। जैसे हमारी दादी नानी की कहानियों में कुछ चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थीं, उसी तरह हो सकता है कि लंका का वर्णन भी समय के साथ बदल गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंका सिर्फ एक काल्पनिक जगह थी। मुझे लगता है कि लंका एक ऐसी जगह थी जो उस समय के लोगों के लिए वास्तविक थी। अब एक और दृष्टिकोण, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि लंका भारत के 80 पूर्वी तट पर कहीं हो सकती थी, जैसे उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के पास। इन इलाकों में कई प्राचीन बंदरगाह और सभ्यताएं थीं जो समुद्र से जुड़ी थीं। उदाहरण के लिए पुरी या विशाखापट्टनम जैसे तटीय शहर प्राचीन काल में व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। हो सकता है कि लंका भी ऐसा ही कोई केंद्र हो। अब एक और बात, वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल पहले भारत का भूगोल आज से बहुत अलग था। समुद्र का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक 10,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था। यानी कई ऐसे द्वीप जो आज डूब चुके हैं, वो उस समय बसे हुए हो सकते हैं। अगर हम रामायण को उस समय के हिसाब से देखें, तो लंका कोई ऐसा द्वीप हो सकता था जो अब पूरी तरह बदल चुका हो। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आपने मालदीव के बारे में सुना होगा। आज मालदीव एक पर्यटन स्थल है, लेकिन प्राचीन काल में वहां भी सभ्यताएं हो सकती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि लंका मालदीव जैसे किसी द्वीप समूह पर हो सकती थी, लेकिन फिर वही सवाल, त्रिकूट पर्वत कहाँ है? अब एक और रोचक बात, रामायण में रावण को 10 सिर वाला बताया गया है, लेकिन विद्वान कहते हैं कि ये 10 सिर उसके ज्ञान और शक्ति के प्रतीक थे। रावण इतना विद्वान था कि उसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसकी लंका भी उसी तरह एक ज्ञान और शक्ति का केंद्र हो सकती थी। अगर हम इसे इस तरह देखें, तो लंका सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सभ्यता का प्रतीक थी जो अपने समय में बहुत उन्नत थी। मुझे लगता है कि हमें रामायण को एक खुले दिमाग से पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। लंका का सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और गहरी है। दोस्तों, रावण की लंका का सवाल सिर्फ एक जगह की खोज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने अतीत की गहराइयों में ले जाती है। शायद लंका श्रीलंका थी, शायद नहीं, लेकिन इस सवाल ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी कहानियों को सिर्फ सुनने या मानने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें उनमें छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य की खोज आसान नहीं होती, लेकिन ये खोज हमें अपने आप से, अपनी जड़ों से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़ें या सुनें, तो एक बार रुक कर सोचिएगा, लंका थी कहाँ, और शायद उस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाए। नमस्ते।